राना साहब, सीडीएफ की तैनाती का नोटिफिकेशन बहुत दिन ऊपर नीचे बात चलती रही। 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने रिटायर होना था और उसी दिन इस ऑफिस ने क्रिएट होना था, लेकिन ये ताख़ीर हुई। कुछ बता सकते हैं क्या असबाब थे पिछले ये एक हफ्ते के दौरान जिसकी वजह से ये डिले हुआ? देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसकी अहमियत, इसकी हसासियत से मतलब तो जो है वो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये एक इंतहाई अहम तैनाती जो है वो होने जा रही थी और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई। उसके बाद फिर रेलिवेंट जो लॉज थे उनको अमेंड किया गया और उसके बाद सर्टेन रेगुलेशंस और रूल जो है वो फ्रेम होने थे। फिर उसके बाद उनकी अप्रूवल होनी थी और उसके बाद फिर इस नोटिफिकेशन की जो है वो तकमील का मरहला जो है वो आना था। तो इससे पहले ऐसे ही एक मौके के ऊपर एक जो है वो सूरत हाल ऐसी बनी थी कि ऐसी मिस्टेक्स जो कि ऑन द फेस ऑफ दैट जो है वो थी, लेकिन ऐसा हुआ। वो किस मामले की मिसाल दे रहे हैं? जनरल बाजवा वाली? जी, जनरल बाजवा, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। यानी सूरत तो ये है ना कि वज़ीर आज़म जो है वो एडवाइस जो है वो भेजता है और उस एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूवल देता है या उसको जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद फिर गज़ट नोटिफिकेशन होता है। तो वैसा हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने सीधा ही भेजी, ऑर्डर भेजा और उसके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन हो गया। फिर बाद में पता चला तो उसमें फिर दोबारा कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर भेज दिया। तो ऐसी चीज़ें क्योंकि हो चुकी थी तो वो भी जहन में होगा। अब इस मर्तबा इन सारे मराहिल की को तकमील तक पहुँचाने वाले जो भी लेकिन कुछ चीज़ें आपसे समझनी ज़रूरी है, क्योंकि उस मामले में मुझे पता जस्टिस आसिफ सईद खोसा बहुत वोकल थे 2 दिन पहले तक, जब उन्होंने आखिर में चीज़ों से बैक ट्रैक किया। पूछते थे कि आइन की किस शिक के नीचे आपने किया, कौन सा आइनी इख्तियार था। वो 3 सवाल उन्होंने लिख के भेजे और अगले दिन सब कुछ ख़त्म करके उन्होंने कहा कि ठीक है 6 महीनों के अंदर लॉ बना दो। नहीं, आइन में तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर दर्ज थी। वो दरअसल आर्मी एक्ट की बात कर रहे थे और आर्मी एक्ट में शायद उस तरह से सराहत से ये चीज़ मौजूद नहीं थी, जो कि बाद में फिर उस वक्त भी की गई और फर्दर जो है वो उसको अब भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो अमेंड किया गया है। सर, अब तो आपकी जो अमेंडमेंट है उसमें तो अब रिटायरमेंट एज ही नहीं है। जिसमें आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज? जी, रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, हाँ, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं। अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी, रह सकते हैं और लॉ उनके ऊपर कोई बार नहीं लगाता, कोई कानून नहीं। उसमें ये है ना कि उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल है। 5 साल के बाद फ्रेश तकर्री या एक्सटेंशन होगी। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट दोनों हो सकती है। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, फिर अपर लिमिट होना ना, और एक फर्दर जो है वो एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब उसके रास्ते में वो एज लिमिट जो है 64 की वो आड़े थी। देयर इज़ नो रिटायरमेंट एज फॉर आर्मी चीफ नाउ। जी, अब नहीं, रिटायरमेंट एज उनके लिए यही जो मुद्दत है 5 साल, यानी आज तकर्री हुई है 5 साल बाद, अनलेस कि वो उनकी रीअपॉइंटमेंट हो या उनकी एक्सटेंशन हो, वो रिटायर हो जाएंगे। सर देखें ना जी, अभी आसिम मुनीर साहब हैं, अब उनकी मुद्दत मुलाजमत का आगाज़ होगा जब नोटिफिकेशन हो जाता है। आज रात हो गया या कल हो गया, जब भी हो गया, ठीक है जी। 5 साल के लिए उनकी तकर्री होगी। 5 साल बाद हुकूमत फैसला करती है कि फर्दर 5 ईयर्स रीअपॉइंटमेंट, तो मजीद 5 साल भी उनको मिल जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। तो वो चाहे 70 साल के हो जाएं तो 75 के हो जाएं, तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं जी। वो यानी अगर रीअपॉइंटमेंट होती है तो 5 साल के लिए होगी, या एक्सटेंशन होती है तो 5 साल के लिए होगी। उम्र उसमें रुकावट नहीं बनेगी। 5 साल के बाद जो है वो दोबारा जो है वो तकर्री होगी। तकर्री से मुराद है रीअपॉइंटमेंट होगी या उसमें जो है वो एक्सटेंशन होगी। तो ये पिछले जो कई रोज़ थे, क्योंकि आपने आईनी तरमीम पास करने से पहले भी तो सोचा होगा ना कि लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजंस डाली हैं। ये तो नहीं ना होगा कि 27वीं तरमीम पास कर ली थी, बाद में याद आया कि लॉ तो
ठीक किया ही नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन पे गौर व फिक्र में लग गए। तो इशू क्या था जिसकी वजह से ये एक हफ्ता? नहीं, इशू इसमें कोई नहीं था। इशू इसमें इसकी अहमियत, इसकी हसासियत और इसके ऊपर बनने वाले रूल्स रेगुलेशंस, उनकी नोक पलक। हो सकता है कि फ्रेम करने वालों के बाद जो है वो एक टीम ऐसी भी हो जो उनसे सीनियर हो, उनसे बेहतर नॉलेज रखने वाली हो, तो उसने उसको जो है वो दोबारा री-वेरीफाई, रीचेक किया हो, ताकि किसी किस्म की कोई लीगल चैलेंज ना बने, कोई लीगल चैलेंज ना बने या इसमें कोई एम्बेरसमेंट हो। देखें ना, ये जिस बात की मैंने मिसाल, जब बाजवा साहब का नोटिफिकेशन हुआ था एक्सटेंशन का, तो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी। लेकिन उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग कहीं से होकर आई थी, वो आपको पता है सारी बात का? नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी गलती कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो खुद ही ऑर्डर जारी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को किसी ने कहा होगा तो किया होगा ना। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि ये जो तमाम नोटिफिकेशन है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। हाउएवर प्रेसिडेंट हैज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी अपनी कोई डिस्क्रिशन या अपना उनका कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, उसके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद। अच्छा, दरमियान में राना साहब इस पे ये भी, अब तो क्योंकि मामला आपका पहुंच गया है, कंक्लूड हो गया है, जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब उस सवाल को आपको शायद जवाब देना आसान हो जाए। सोशल मीडिया पे ये भी क्यास रही थी कि आसिम मुनीर साहब की जो इब्तदाई तैनाती थी वो 29 नवंबर 2022 में की गई, जो 29 नवंबर 2025 में पूरी हो जाती है, और दरमियान में आपने आर्मी एक्ट को अमेंड किया और उनकी मुद्दत मुलाजमत कर दी 5 साल, तो वो 2027 में जाके एंड होनी है। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन था इब्तदाई वो 3 साल का हुआ है, तो नया नोटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड था 29 नवंबर 2025 को, आज से 4 रोज़ पहले, 5 रोज़ पहले, ताकि उनको फर्दर एक्सटेंड किया जा सके। ये इन तमाम चीज़ों का जो है वो बड़ा माइन्यूटली और बड़ा यानी जामे तौर पे जो है ना वो इसका जायज़ा लिया गया है। इस पॉइंट को भी डिस्कस किया गया और इसी में जो है वो ये दिन सर्फ हुए, इसी में ये दिन सर्फ हुए। तो उसका आपने हर रास्ता क्या निकाला है? नहीं, उसका रास्ता कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ये मौक़िफ़ कि जब लॉ अमेंड हो गया और 3 की जगह 5 आ गया, तो अब इसमें न्यू नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गज़ट नोटिफिकेशन पाकिस्तानी सिस्टम की बुनियाद है, हर अपॉइंटमेंट गज़ट नोटिफिकेशन से। लेकिन बात ये है ना कि गज़ट नोटिफिकेशन तो हुआ है, और उस गज़ट नोटिफिकेशन में जो मियाद थी 3 साल, वो थ्रू लेजिस्लेशन जो है वो 5 साल हो गई है। तो नाउ आफ्टर 3 years देयर इज़ नो नीड ऑफ ए फ्रेश और ए न्यू नोटिफिकेशन। राना साहब से इसका जवाब दें। वैसे तो इन्होंने जितनी भी गुफ्तगू की है सारी बेमानी और झूठ पे मबनी और मुबालगा रहे की है। अब आखिरी बात इन्होंने ये की है कि जिन्होंने तो अदलिया को ही महदूद कर दिया, अदलिया का ये हाल कर दिया कि जब चाहे, यानी हुकूमत जब चाहे जिस जज को चाहे उसको जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र कर दे, जैसे आईजी का ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको ज़ूब भेज दे, फ़लाँ जगह पे भेज दे। ये मुझे साबित करे कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है उसमें हुकूमत के पास कहाँ ये इख्तियार लिखा हुआ है कि वो किसी हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, और जब चाहे कर सकती है और जहाँ चाहे कर सकती है। ये मुझे करें साबित। ऐसे बग़ैर पढ़े, यानी पढ़े लिखे लोग हैं, बग़ैर पढ़े बग़ैर समझे इतना झूठ और इतनी यानी आवारा किस्म की गुफ्तगू कि जो मुंह में आए आप कह देना है, और उसके पीछे जो है वो कोई एविडेंस नहीं है। ये मुझे करें, जुडिशल कमीशन का ये इख्तियार है, तो ये हुकूमत का इख्तियार कैसे हुआ? 5 लोग तो आपके बैठे हुए नहीं, जुडिशल कमीशन नहीं, जुडिशल कमीशन 5 हमारे बैठे हैं, जुडिशरी के कितने बैठे हैं? उनके भी शायद 5 हैं। फिर बार कौंसिल का नुमाइंदा, सुन लेना, अगर हुकूमत के 5 बैठे हैं तो जुडिशरी के भी, बार का भी नुमाइंदा बैठा है, उसके बाद बार का नुमाइंदा बैठा है। बार का नुमाइंदा हमारा तो नहीं, 3 में से एक। सुन लेना सर, बार का नुमाइंदा लॉ मिनिस्टर के साथ जाता है। नहीं, लोगों को मिसलीड ना करें, लॉ मिनिस्टर के साथ, लोगों को प्रोपेगेंडे के जरिए से जो लोगों को गुमराह ना करें। नहीं सर, उसकी स्ट्रक्चरिंग तो नहीं स्ट्रक्चर आए ना, स्ट्रक्चर बार काउंसिल का लॉ मिनिस्टर के नीचे जाता है। बार काउंसिल का नुमाइंदा जो है वो इलेक्ट होके आता है, लॉ मिनिस्टर और बार काउंसिल इलेक्ट करती है, लॉ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट करता। वोट उसका लॉ मिनिस्टर की मर्जी से जाता है, लॉ मिनिस्टर की मर्जी से नहीं। अभी हमने सारे जजेस के अपॉइंटमेंट का नहीं पाबंद। मैं ये कहता हूं कि पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट होती है,
पंजाब बार काउंसिल के जो 75 के करीब नुमाइंदे हैं वो पूरे पंजाब से और इसी तरह पूरे मुल्क से वोट लेके मुंतखब होते हैं। उसके बाद वो जो है वो 22 के करीब जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। वो 22 लोग जो हैं वो 22 अपने वोट के साथ अपने में से एक को नुमाइंदा मुकर्रर। आजम नजीर, आप कैसे कहते हैं? आजम नजीर तारड़ साहब और बार काउंसिल का ग्रुप एक है ना? आजम नजीर तारड़ जो है, मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसका नुमाइंदा जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब का नुमाइंदा नहीं है। अब आ जाएं, बार काउंसिल का नुमाइंदा सुन लें ना, सुन लें, बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है। बार काउंसिल को आप जो है वो आप ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वकला कम्युनिटी का, जहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुदाखलत कर सके, आप उसके ऊपर एक मफरूजे की बुनियाद के कोई मफरूजा आप बार काउंसिल का नुमाइंदा और खवातीन की नशिस्त आपने कंपोजिशन में डाली इसलिए क्योंकि आपके वोटिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथ मिल जाती है। गलत है, ये डाला ही आपने दोनों, गलत है, स्पीकर नॉमिनेट करता है, ये आपका प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, फ्रॉडुलेंट ये हकीकत है ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, 100% हकायक पे बार का नुमाइंदा जो है वो हुकूमत का या किसी का नुमाइंदा नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के 22 लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। खवातीन अब का आगे आ कौन जाए, करता है? आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं आप। इसके बाद आ जाएं, दो जो है वो गवर्नमेंट के हैं, अपोजिशन के हैं, 5 गवर्नमेंट, 5 जुडिशरी, 10, और उसके बाद एक अपना इसका बार काउंसिल का, 2 अपोजिशन के, ये 13 लोग हैं। आप मुझे बताएं कि ये 13 लोग जो हैं इनमें चीफ जस्टिस भी मौजूद है, 5 सीनियर 3 जजेस मौजूद हैं, और जब किसी जज की ट्रांसफ़र करनी है तो फिर 2 जज और आ जाने हैं। जिस हाई कोर्ट में जाना है उसका चीफ जस्टिस भी आ जाना है, जिस हाई कोर्ट से जाना है उसका चीफ जस्टिस आ जाना है। इन 13 में वो 7 वैसे मेजॉरिटी हैं। आप मुझे बताएं कि 3 चीफ जस्टिस साहबान होंगे और उसके बाद जो है वो 5 जो है 4 जो है वो सीनियर 3 जजेस होंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि जी हुकूमत जैसे चाहे पकड़ के जो है वो जिसको मर्जी चाहे ट्रांसफ़र कर दे। आप ये बात जब करते हैं तो इतनी यानी जो है वो बदध्यानती से जो बात है। अच्छा, इससे आप ज्यादा मुझे बताएं कि ये करना बनता है कि इससे बड़ी ईमानदारी की बात हो ही नहीं सकती कि इस बात को ऑन एयर बार बार दोहराया जाए। जब आईनी बेंच बनाया जा रहा था तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद अपने आप को वोट डाला और वो आईनी बेंच के सरबराह बने। ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही हुआ, किससे हटके हुआ काम? कहाँ पे? जब ये आईनी बेंच के सरबराह बने, जुडिशियल कमीशन ने बनाया, जुडिशियल कमीशन बनाया। ठीक है, मैं उसकी मजीद बहस नहीं आपसे करूंगा, लेकिन ये हकीकत है, हमें हकीकत ये डिस्टॉर्टेड कंपोजिशन है। जो मैंने ये आपको ये इसकी तरतीब बताई, आप इसमें कहें ना कि वलीद इकबाल साहब आप भी गलत कर, और ये सेल्फ, भाई मैंने तो 2 आपको बताया ना, आप बताएं ना ये गलत है। आपको ये जो फॉर्मेशन मैंने बताई है जुडिशियल कमीशन की, आप बताएं ये गलत है। जी जी बिल्कुल गलत है। और अगर ये गलत नहीं है और वहां पे जो है वो 4 चीफ जस्टिस साहबान और अपना 3 सीनियर 3 जजेस वो बैठ के अगर फैसला करते हैं एक हाई कोर्ट के जज का कि भाई इसकी ट्रांसफर वहां पे होनी है, और फिर भी वो नहीं जाता, तो फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, फिर उसका मामला जो है जुडिशियल काउंसिल को जाएगा। आप कहते हैं जी कान से पकड़ के जैसे आईजी को ट्रांसफर करते हैं वैसे जिधर मर्जी भेज दें, उसको ज़ोब भेज दें। अब इस जो आपने ये फिक्रा कहा है, आप मुझे बताएं ना, उसको साबित करेंगे ये कैसे?